So once again welcome to all of you class 12. This is the final part of the unit current electricity. We are in potentiometer. First you have to know about the potentiometer. Potentiometer is a device which measures the potential difference or voltage or EMF of a cell accurately. तो पोटेंशियोमीटर अगर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज वगैरह को क्या करती है, मेजर करती है, तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि वोल्टमीटर का क्या है। तो वोल्टमीटर भी सेम काम करता है, वोल्टेज नापता है, बस वोल्टमीटर से ज्यादा कंपेरेटिवली पोटेंशियोमीटर क्यों बेटर है उसका एक रीजन है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर से रीडिंग लेते समय सर्किट में कोई करंट नहीं होती है, जीरो करंट होती है, एक तरीके से नल डिफ्लेक्शन होता है वहां पर, यानी कि वोल्टेज जो आपको मिल रहा है वो करेक्ट होगा। लेकिन जब वोल्टमीटर का आप इस्तेमाल करते हैं तो उस दौरान सर्किट में करंट फ्लो करती है, तो आपकी रीडिंग जो है एक्चुअल रीडिंग से कुछ अलग आ सकती है। सो इसलिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर की। फॉर सेविंग द टाइम हमने एक डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने क्या करा हुआ है, एक सेल है, सेल को जोड़ा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल से, बीच में एक वायर है, कॉन्स्टेंटेन या मैग्नेट का वायर होगा जिसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग कुछ अलग होगा, ठीक है। अराउंड 1 मीटर का एक वायर हमने लिया हुआ है AB। नेगेटिव टर्मिनल से ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है इससे हमने एक की को जोड़ा है, देन रियोस्टेट को जोड़ा है। फिर रियोस्टेट आपको मालूम है क्या करता है, रियोस्टेट करंट को कंट्रोल करता है, ठीक है, पोटेंशियल को डिवाइड करता है ना सर्किट में। तो फिर रियोस्टेट का एक टर्मिनल लेके हमने यहाँ पर B पॉइंट पे लाके जोड़ा है, AB एक वायर है। यहाँ सेल के निगेटिव टर्मिनल से हमने एक वायर है जिसमें गैल्वानोमीटर फिट है, जिससे जॉकी बोल सकते हैं पूरे स्ट्रक्चर को। तो एक जॉकी है, इसकी 3 पोजीशन हमने दिखाई है, J1 है, ये J है, ये J2 है। 3 पोजीशन में इसको टच करा सकते हैं। तो 3 पोजीशन में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। 3 पोजीशन का मतलब एक पोजीशन में कुछ वोल्टेज आएगा, दूसरे में कुछ आएगा। इन दोनों पॉइंट के बीच में कैसा पॉइंट होगा जहां पर सर्किट में करंट क्या हो जाएगी, वायर में करंट 0 हो जाएगी, और वहां पर जो पोटेंशियल है V1 के से जो हमको मिल रहा है वो EMF ऑफ द सेल के बराबर हो जाएगा। यही पोटेंशियोमीटर का काम है। सो लेट्स स्टार्ट विद कंडीशन नंबर 1। हमने क्या करा कि यहाँ पर देखते हैं कि पहले वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो आपकी जो जॉकी है वो J1 पॉइंट पे टच कर रही है। अब जब J1 पॉइंट पे टच करेगी तो यहाँ पर देखिए करंट को जाने के लिए, बैटरी से जो करंट को जाने के लिए 2 रास्ते मिल गए, या तो A-J1E जाए या AE-J1 जाए, ठीक है। आपको ये भी मालूम है कि A पर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कुछ ज्यादा होगी, J1 पे पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं करंट फ्लो करने के डायरेक्शन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल क्या करता है, कम होता जाता है, फॉल करता जाता है। अब यहाँ पर जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ पर अब आपके पास हमने कहा A और J1 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पहले कंडीशन मानते हैं कि बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द A एंड J1 इट इज द लेस देन द EMF ऑफ द सेल। अगर EMF ऑफ द सेल से लेस देन है तो फिर क्या करेंगे कि जो करंट फ्लो करने की डायरेक्शन होगी वो A-J1E हो जाएगी, क्योंकि सेल से निकलने वाली जो करंट है वो क्या करेगी, A जो है ऊपर बैटरी से आने वाली करंट को प्रीडोमिनेट करेगी, यानी कि करंट का जो एक्चुअल पाथ वैसे तो AE-J1 होना चाहिए था, लेकिन चूंकि सेल से निकलने वाली करंट की जो वैल्यू है कहीं ना कहीं वो ज्यादा है, यानी क्योंकि सेल का EMF ज्यादा है एज कम्पेयर टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J1, दैट इज व्हाई द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी A-J1E। ओके, दैट मीन्स यानी कि डिफ्लेक्शन एक साइड में गैल्वानोमीटर में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आगे लिख रहे हैं देन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज A-J1 कितना हो गया E, ठीक है, एंड deflection in galvanometer occurs in one direction। तो ये वर्किंग में हम लोग चल रहे हैं, कंडीशन 1 की वर्किंग हो गई।
अब इसमें दूसरी कंडीशन बनती है, कंडीशन 2 जिसे मैं कह रहा हूँ। तो कंडीशन 2 में क्या होता है, अब हम लोग बात करते हैं J2 पोजीशन की। अब इस J2 पोजीशन में हम क्या करते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J2 इज ग्रेटर देन द EMF ऑफ द सेल। तो मैं लिख देता हूं, लेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J2 इज ग्रेटर देन the EMF of the cell, then the direction of flow of current will be कितनी हो जाएगी, AEJ2। क्यों? क्योंकि सेल से निकलने वाली करंट अब कहीं ना कहीं को डोमिनेट कर देगी बैटरी से आने वाली करंट, यानी कि अब इसको डोमिनेट करते हुए जो करंट आ रही है वो AEJ2 वाला पाथ अपनाएगी। और अब देखिए AJ1E के कंपेयर में इट इज जस्ट अपोजिट, दैट इज वाई तो जो डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर में होगा वो दूसरी साइड पर होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे AEJ2। क्लियर हो गई बात? तो ये आपके पास जो है मिल गया, यानी कि एंड डिफ्लेक्शन अकर्स इन another direction। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें, यानी कि अब देखिए J1 और J2 को आप देखिए, तो J1 है और यहाँ पर क्या है, J2 है। अब इन दोनों में आपको गैल्वानोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहा है, यानी J1 और J2 के बीच में ऐसा कोई पॉइंट होगा J, जहां पर जो बैटरी के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J विच इज इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल, और वहां पर जो गैल्वानोमीटर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, नो डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि उस दौरान कोई करंट नहीं होगी। तो वहां पर आपका A और J के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, EMF ऑफ द सेल के बराबर हो जाएगा। तो आगे इसको आप जो है फाइनल इसका पार्ट लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, इन बिटवीन J1 and J2 there is a point J where deflection in galvanometer becomes 0, that is potential difference between A and J equals to EMF of the cell। तो क्लियर हो गया ना बात? तो यहाँ पर आ गया। अब आप इसको मानना चाहे तो लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ of AJ is L, current flowing in wire AB is I, and specific resistance of wire AJ is rho dash, then potential difference between A and J, यानी कैपिटल अगर आपसे V पूछा जाए तो आपको मालूम है क्या होता है,
आई इंटू आर यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो आई हो गया करंट और रेजिस्टेंस क्या होगा, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो डैश माना है, एल जो लेंथ है वो आपने एल मान लिया है, तो इसको आप एल इंटू रो डैश लिख सकते हैं। तो आई इंटू एल जो ए जे के बीच की लेंथ है उसमें आपने मान लिया, तो यहाँ पे स्पेसिफिक ना लिख के केवल आप जो है रेजिस्टेंस लिखिए, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एडी इज रो डैश कर दिया, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे 1 ए एंड जे, सॉरी ए एंड जे है नॉट 1, ये कॉमा का साइन है, बिटवीन ए जे इक्वल टू वी या v इक्वल टू आई इंटू आर रेजिस्टेंस आएगा, तो पर यूनिट लेंथ में हमने रेजिस्टेंस रो डैश मान लिया है, तो एल इंटू कितना हो जाएगा, रो डैश होता है क्योंकि एजे की लेंथ आपने क्या ली है, एल ली है, ठीक। तो आई इंटू एल इंटू कितना आ गया, रो यहाँ पर निकल के आ गया। अब इसको आप पॉज करके वीडियो इसको पूरा नोट कर सकते हैं। तो आप ये देखिए लास्ट में जो क्वेश्चन लिखी थी उसको क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू आई इंटू एल इंटू रो डैश, तो रो डैश को मैंने क्या बताया, दिस इज द रेजिस्टेंस इन पर यूनिट लेंथ, यानी ये रेजिस्टेंस है जो एजे पार्ट है वायर का उसका है। सो आई इंटू एल इंटू रो डैश हो गया, रो डैश को हमने कहा आई के साथ ले लीजिए, तो आई इंटू रो डैश इंटू एल अलग हो गया। अब आई इंटू रो डैश को समझिए, आई क्या है, करंट है, रो डैश क्या है, पर यूनिट लेंथ में क्या है, रेजिस्टेंस है। तो आई इंटू आर अगर करा दे तो कितना आ जाता है, वोल्टेज, तो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, और वोल्टेज पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो K इक्वल टू आई इंटू रो डैश इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज वाई हमने क्या रख दिया, आई इंटू रो डैश की जगह क्या रख दिया, K रख दिया है। और अब मालूम है आपको जब नल पोजीशन आती है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल, तब आप जानते हैं कि ईएमएफ ऑफ द सेल, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 से मिलेगा वो उस V के बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू V इक्वल टू कितना आ गया, KL आ गया। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं पोटेंशियोमीटर की, तो वो एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे, 2 एप्लीकेशंस हमें देखनी है, कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं, उसकी मैथमेटिक्स से ही आपको सब कुछ समझ जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, तो कंस्ट्रक्शन बड़े आसानी से। Okay, so finally we are in the applications of potentiometer. The first one is comparison of EMFs of two cells and the second one is determination of two resistance of primary cell. तो पहली एप्लीकेशन पे फोकस करते हैं जहां पर हमें 2 सेल दिए हैं, दोनों सेल की EMF को क्या करना है, कंपेयर करना है। थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सर्किट बना रखा है, और बने हुए सर्किट में जो है आपको देख पा रहे होंगे क्या क्या लगा हुआ है। एक यहाँ पर ये देखिए बैटरी लगी हुई है V1, ये आप देखिए की K1 लगी है, रियोस्टेट है। फिर ये बैटरी के पॉजिटिव एंड से एक AB वायर जुड़ा हुआ, ठीक है, और रियोस्टेट से एक एंड है जो कि B पॉइंट पे जाके जुड़ा है। निगेटिव पॉइंट से की K1 और रियोस्टेट जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार पॉजिटिव से A से लेके B तक वायर है। इसके अलावा आप ध्यान से देखेंगे तो A से हमने क्या करें, 2 कनेक्शन लिए, इसमें एक ये सेल E1 EMF वाला है, दूसरा सेल E2 EMF वाला है, और यहाँ पर K2 ली है वो 2 वे की है। 2 वे की का मतलब होता है कि अगर हम चाहेंगे तो E1 वाले में लगा देंगे, को E1 वाले में क्लोज कर देंगे तो करंट E2 वाले की फ्लो करेगी, क्योंकि यहाँ पर ये K2 E2 के लिए क्लोज है, ठीक है, और E1 के लिए ओपन है, तो फिर E2 से फ्लो करेगी करंट, E2 करंट फ्लो करेगी। अगर इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हमने मान लो K2 को यहाँ पर क्लोज कर दिया E2 के लिए, और ऊपर ओपन करा था पहले, तो यहाँ पर कोई करंट नहीं थी, E2 वाले में करंट थी। अब हमने क्या कर दिया, K2 को यहाँ पर क्लोज कर दिया E1 के लिए, और E2 के लिए ओपन कर दिया, तो E1 वाले से करंट फ्लो करेगी, जिसको 2 वे की बोलते हैं, एक समय पे एक काम करेगा है। फिर इसको ले गए, गैल्वानोमीटर फिटेड है, संट लगा है, संट का मतलब समझ लीजिए रेजिस्टेंस होता है जो कि एक्सेस करंट ना आ जाए, गैल्वानोमीटर से खराब हो जाए, इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और उस वो जॉकी का काम करती है, देखिए J पॉइंट है, एक सर्किट यहाँ पर बना हुआ है, ये मीटर स्केल लगा हुआ है, ठीक। क्या करना, बहुत आसान सा काम है, हमें कंपेयर करना। तो हमने क्या करा, K1 की को क्लोज करा, करंट फ्लो करने लगी पूरे सर्किट में। अब हमने क्या करा कि K2 को था E1 में लगा दिया, और E2 वाले के लिए ओपन रखा, यानी E2 से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, किससे फ्लो करेगी, E1 से करंट फ्लो करेगी। सिंपल सी बात है, डिफ्लेक्शन आएगा। जब डिफ्लेक्शन आएगा तो हमें क्या करना होगा, हमें वो पॉइंट ढूंढना होगा
जहां पर क्या हो जाए कि जो डिफ्लेक्शन है गैल्वानोमीटर में वो 0 हो जाए, इसको नल पोजीशन बोलते हैं। और ये कब होगा कि जब B से पोटेंशियल डिफरेंस इस E1 और जो EMF है उसके बराबर जैसे ही हो जाएगा, EMF के बराबर हो जाएगा, आपको मालूम है नल पोजीशन हो जाए, करंट में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। तो क्या करा हमने कि मान लो जॉकी को स्लाइड करना शुरू करा इधर उधर, और वो पॉइंट ढूंढते हैं जहां पर E1 की करंट B1 के करंट के बराबर हो जाएगी, और उस समय दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नल पोजीशन आ जाएगा, गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। तो मान लेते हैं लेट एट लेंथ L1 there is a null point, there is a null point, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर K2 is closed for E1, ठीक है। तो देयरफॉर आपके पास क्या आ गया, E1 इक्वल टू KL1 आ गया। L1 लेंथ पे हमने कहा था EMF वोल्टेज के बराबर होगा, तो E1 इक्वल टू KL1 आ गया। दिस इज द इक्वेशन 1। फिर आप इसी प्रकार एट लेंथ L2 की बात कर लें। अब मान लिया हमने क्या करा, K2 को E2 के लिए क्लोज कर दिया, E1 से कोई मतलब नहीं, E1 ओपन पड़ा हुआ है, E2 के लिए क्लोज कर दिया, पूरे सर्किट में क्या करेगी, करंट फ्लो करेगी। फिर वही देखते हैं, मान लेते हैं L2 लेंथ पे नल पॉइंट मिल गया, ना गैल्वानोमीटर में रीडिंग कितनी हो गई, 0 हो गई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो B1 से मिल रहा था और जो E2 था EMF वो बराबर हो गए, करंट दोनों की इक्वल अपोजिट हो गए, 0 हो गई, नल पोजीशन मिल गई। तो एट लेंथ L2 देयर इज अ नल पॉइंट, देयर इज अ नल पॉइंट। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपने करिए K2 इज क्लोज्ड फॉर E2, ये ध्यान रखिएगा कि आपने K2 किसके लिए क्लोज करा है, E2 के लिए। तो देयरफॉर कितना आ गया, E2 इक्वल टू कितना आ गया, KL2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए, फोन आने की वजह से जो एक इंटरप्शन बीच में हो गया था क्लास में, अब जो है इसको वापस से मैं समझा दूं, तो मैंने फिर से एक बार जल्दी से मैं उसका रिकैप कर देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। AB वायर है, सारा कनेक्शन में समझा चुका था। मैंने क्या करा, K2 टू वे की है, E2 को ओपन रखा, E1 में इसको K2 को क्लोज कर दिया। अब ये जो है इसको स्लाइस इधर उधर स्लाइड करा जॉकी को, और ऐसा पॉइंट ढूंढा जिसमें गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। उस दौरान B1 से मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस वायर में और इसके साथ में जो EMF ऑफ द सेल है E1 वो बराबर हो जाएंगे, दैट मींस E1 इक्वल टू KL1। L1 वो लेंथ है, इस पे हमको एक पॉइंट मिला। फिर हमने क्या करा, अब E2 को लिए K2 को क्लोज कर दिया, फिर से वही स्लाइड करके L2 लेंथ पे हमने क्या करा, दूसरा हमें मान लो नल पॉइंट मिल गया, तो E2 इक्वल टू KL2 आ गया। अब हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें, तो E1 इक्वल टू कितना आ गया, L1 अपॉन L2 हो गया। यानी कि अगर हमें क्या करना हो कि EMF को कंपेयर करना हो, तो नल पोजीशन को जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उन दोनों लेंथ को आपस में डिवाइड कर दीजिए, तो EMF का कंपैरिजन आप करके निकाल सकते हैं। एक और खास बात कि मान लेते हैं कि कोई इसमें एक स्टैंडर्ड सेल हो दो में से, अगर कोई स्टैंडर्ड सेल हो दो में से, तो तब हम क्या कर सकते हैं, वहां पर किसी एक सेल का, अननोन सेल का EMF भी निकाल सकते हैं, क्योंकि L1 L2 आपको मिल गया, एक E1 या E2 की वैल्यू मालूम होगी, तो आप दूसरे की निकाल सकते हो वैल्यू। अब आ जाते हैं सेकंड में, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। यानी कि अब हमने क्या करना है कि भाई तो इसमें हमको जो सेकंड वाला केस है, इसमें करना है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, 2 की जगह इंटरनल कर लीजिए, 2 नहीं यहाँ पर, ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल को जो दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर ये, इसका हमें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। कैसे करेंगे, पूरा सर्किट देखिए इधर का सब सेम है, बस यहाँ पर क्या करा है, जैसे यहाँ पर E1 E2 दो सेल जोड़े थे, यहाँ पर हमने क्या करा है, एक ही वायर लिया है, उससे जो है क्या करा है, EMF जोड़ा है, और इसके बाद में जो है यहाँ पे गैल्वानोमीटर मान लो हो जाएगा आपका, ठीक है, उसको सेंटर लगा सकते हैं आप यहाँ पर, और उस वही जॉकी है बिल्कुल, ये आया हुआ है, ये भी वायर है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाए एक पैरेलल में, और एक यहाँ पर सेल लगा हुआ है K2 की है, जो कि RB के अक्रॉस लगी हुई है। क्या करना है, बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या करा, सबसे पहले K2 को ओपन कर दीजिए। फर्स्टली आपको क्या करना है, K2 को ओपन कर दीजिए, तो क्या करेगी, B1 से सेल्फ फ्लो करेगी, ये जो इससे सेल्फ फ्लो करेगी,
गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन आने वाला है। आप जॉकी को स्लाइड करिए, स्लाइड करने के बाद क्या होगा कि मान लेते हैं एल लेंथ पे आपको नल पोजीशन मिल गई। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग जल्दी से, फटाफट बहुत जल्दी से देखते हैं कि लेट K2 is closed and at length small l there is a null point. There is a null point. तो अगर नल पॉइंट का मतलब हो गया E इक्वल टू कितना आ गया, KL आ गया, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फिर इसके बाद अब क्या करते हैं, सेकंड की जब बात करते हैं, सेकंड में हमने क्या करा है, यहाँ K2 को क्लोज कर दिया। जब K2 को क्लोज कर दिया है तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका कि, और K2 को क्लोज करने के बाद मान लो कैपिटल R रेजिस्टेंस आपने क्या करा, सर्किट से निकाल लिया। जब ऐसा करेंगे तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि एक जो है रेजिस्टेंस निकालने के बाद कुछ ना कुछ वहां पर रेजिस्टेंस लग गया सर्किट में, ठीक है। अब क्या करा हमने कि रेजिस्टेंस बॉक्स कैपिटल R निकाल लिया, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होना है। फिर से हमने नल पोजीशन ढूंढना शुरू करा। मान लेते हैं लेट K2 नाउ कर दें इसको, नाउ K2 इज ओपन, ठीक है, इसको L1 मान लें। एंड एट लेंथ L2 there is a null point। सो अब आपके पास कितना आ जाएगा, V इक्वल टू कितना आ गया, K L2, ठीक है। इक्वेशन नंबर आप 2 कर दीजिए। V क्यों हो गया, क्योंकि R रेजिस्टेंस निकाला तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। अब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो E अपॉन V इक्वल टू कितना आ गया, L1 अपॉन L2 आ गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, फार्मूला आपको मालूम है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इंटू E अपॉन V माइनस 1। ये फार्मूला पढ़ चुके हैं हमने, चैप्टर के स्टार्टिंग में ये पढ़ाया था फार्मूला। तो अब बस आप R E अपॉन V की वैल्यू जो ये रखी है इक्वेशन 2 से L1 अपॉन L2 वो पुट कर दीजिए, R अपॉन L1 L2 माइनस 1। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, आपको L1 L2 मालूम हो गई, कैपिटल R कितना रेजिस्टेंस आपने निकाला है वो मालूम, स्मॉल r निकल आया। ये 2 एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से करंट इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट अब आपकी खत्म हो जाती है। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग अगली क्लासेस में सॉल्व करेंगे, देन फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की ओर जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।